आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड ये भी शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है और इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो भी अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड हैं वो एग्जैक्टली 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला देखेंगे हम लोग इसमें ब्लड का कलर, सेकंड देखेंगे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड देखेंगे हम लोग ब्लड वॉल्यूम, फोर्थ हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी एंड लास्ट हम देखेंगे रिएक्शन मींस पीएच, जो ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं क्या, जो इसको हम लोग देखने वाले हैं। पहला कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड का वॉल्यूम, विस्कोसिटी, रिएक्शन एंड पीएच जो है वो हम लोग देखेंगे। पहले हम देखते हैं कलर। जो ब्लड का जो कलर है वो एग्जैक्टली रेड इन कलर होता है। जनरली हम क्या बोलते हैं, जो ब्लड का जो कलर है जनरली हम बोलते हैं रेड इन कलर, रेड कलर का होता है। लेकिन हमारी बॉडी में 2 स्पेसिफिक वैरायटी के ब्लड बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंट के अकॉर्डिंग हम उसे बोल सकते हैं। तो आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड जो होता है वो स्कारलेट रेड होता है, स्कारलेट रेड कलर का होता है, बिकॉज वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है या उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जो आर्टीरियल ब्लड होता है, जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं उसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए मुझे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ड्यू टू ऑक्सीजन या ड्यू टू ऑक्सीजनेशन क्या होता है, वो स्कारलेट रेड कलर का होता है। ठीक है, आर्टरी में ऑक्सीजन होगी तो कैसा कलर का होगा, स्कारलेट रेड कलर का होगा। एंड जो हमारी बॉडी में वीनस ब्लड होता है या जो हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड होता है हम उसे वीनस ब्लड बोलते हैं, वो पर्पल रेड कलर का होता है, पर्पल रेड कलर का होता है बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि जो वेनस ब्लड होता है, जो वेन में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन कैसी होती है, एब्सेंट होती है। इस कारण से उसका जो कलर है वो कैसा होता है, पर्पल रेड। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड कैसा होगा, स्कारलेट, और वीनस जो ब्लड होगा वो क्या होगा, पर्पल। और जनरली हम इसे क्या बोलते हैं, रेड इन कलर होता है या रेड कलर का होता है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड, टोटल आप ब्लड लेंगे जिसमें क्या है, प्लाज्मा है और उसमें है ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, और ब्लड सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। टोटल जो ब्लड है उसकी बात करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसमें 1.052 से 1.061, 1.052 टू 1.061 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। यदि हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल, ठीक है ना, ब्लड की जो सेल है, ब्लड सेल्स की बात करेंगे जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आती हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.092 से 1.101, 1.092 से 1.101 इसकी होती है। और अगली बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन की बात करेंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन की बात करेंगे, वो वाला ब्लड हो तो उसमें हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.023, 1.023 टू 1.026 होती है, 1.023 से 1.026 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो आपको याद होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम जो थर्ड प्रॉपर्टी है किसकी, ब्लड की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ब्लड वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग, दैट मीन्स क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन सर्कुलेशन। हमारे ब्लड, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो आर्टरी एंड वेन है, जिसे हम आर्टरी वेन बोलेंगे, एग्जैक्टली दोनों मिला के बोलेंगे ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो सर्कुलेटिंग जो ब्लड है उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट ब्लड। ठीक है, या ब्लड वॉल्यूम बोलेंगे। तो ब्लड वॉल्यूम क्या है, जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उससे एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे, ब्लड वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, एज वेल एज इन द ब्लड स्टोर, ठीक है ना, एज वेल एज इन
ब्लड स्टोर्स, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड वेसल्स में, उस जो टोटल ब्लड है सर्कुलेट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड वॉल्यूम। ठीक, आगे बात करेंगे नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 5 लीटर ऑफ ब्लड इन सर्कुलेशन। हमारे सर्कुलेशन में कितना होता है, अबाउट लगभग 5 लीटर, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन सर्कुलेशन जो होता है, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर्स है। आगे बात करेंगे वेरिएशन अंडर द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अंडर फिजियोलॉजिकल, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन में इस ब्लड वॉल्यूम में हमें क्या मिल सकता है, डिफरेंस भी मिल सकता है, कुछ वेरिएशन मिल सकता है। पहले बात करते हैं बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस। एग्जाम में आता है, गवर्नमेंट जॉब में, एमडी के एग्जाम में, पीएससी यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बॉडी सरफेस एंड बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग ब्लड का वॉल्यूम हम लोग देखते हैं। पहले बात करते हैं बॉडी वेट, ठीक है ना। 78 टू 97 ml, 78 टू 97 ml, या हम बोलेंगे एवरेज में 90 ml जो है पर केजी ऑफ बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट के 1 केजी के अनुसार कितना है, 90 ml, ठीक है ना। तो 78 टू 97 ml बोलेंगे रेशियो में, या एवरेज मान लेंगे तो 90 ml जो होता है पर केजी ऑफ बॉडी वेट। बॉडी मतलब 1 केजी पे 90 ml की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लेते हैं 1 केजी 90 और इंटू कितना हो जाएगा, एक 1 केजी वाले में कितनी बोल रहे हैं हम लोग, 90 ml ऐसे बात कर रहे हैं। या 2 केजी है तो 90 ml बात कर रहे हैं, 2 करेंगे तो 180 ml हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली जो है पर केजी 90 ml के बारे में बताता है, ठीक है ना। मीन्स 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट। एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो जब भी कोई बोलेगा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो 1 केजी में कितना आ रहा है, 78 टू 97 क्या हो गया आपका ml, या 90 ml आप बोलेंगे एवरेज में, ठीक है ना। आगे बात करेंगे प्लाज्मा की बात करेंगे, तो प्लाज्मा इज 50 ml पर केजी बॉडी वेट, 50 ml, 50 ml की बात करेंगे। ब्लड की बात करेंगे पर केजी ऑफ बॉडी वेट तो 90 ml है पर केजी ऑफ बॉडी वेट। प्लाज्मा की बात करेंगे तो वो कितना होता है, 50 ml होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है गवर्नमेंट जॉब में, 50 ml होता है। और जी परसेंटेज की बात करेंगे तो 5% टोटल बॉडी वेट, 5%। और ब्लड कितना है, टोटल ब्लड 9% है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे बॉडी सरफेस की, 2.5 टू 4 लीटर, 2.5 टू 4 लीटर, ये एवरेज हम बात करेंगे 3.3 लीटर, एवरेज बात करेंगे 3.3 लीटर। 2.5 टू 4 लीटर, या एवरेज की बात करेंगे 3.3 लीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस, पर स्क्वायर मीटर, बॉडी सरफेस के पर स्क्वायर मीटर की बात करेंगे तो कितना मिलेगा, 3.3 लीटर, या 2.5 टू 4 लीटर की बात करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे आगे बात करेंगे एज, ठीक है ना। सेकंड वेरिएशन में मिलेगा एज की बात करेंगे। यदि इन्फेंट की बात करेंगे, ठीक है, बच्चे की बात करेंगे, नवजात शिशु की बात करेंगे, इन्फेंट की बात करेंगे, तो ब्लड वॉल्यूम इज ग्रेटर इन प्रोपोर्शन टू बॉडी वेट, ठीक है ना। एक्चुअली में देखा जाता है कि एज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इन्फेंट में जो होता है वो क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इज ग्रेटर इन प्रोपोर्शन टू बॉडी वेट, बॉडी वेट की तुलना में ज़्यादा ब्लड होता है, ठीक है ना। बॉडी वेट की तुलना में क्या होता है, उसमें ज़्यादा ब्लड होता है, तो ब्लड वॉल्यूम इज ग्रेटर इन प्रोपोर्शन टू बॉडी वेट, ठीक, इन्फेंट में होता है। बट इज लेसर इन प्रोपोर्शन टू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस की बात करेंगे, से कंपेयर करेंगे तो कम होता है, और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे ज़्यादा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना है, इन्फेंट में यदि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे ब्लड का वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है, बॉडी सरफेस की बात के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कैसा होता है, कम होता है, ठीक है ना। द बॉडी सरफेस ऑफ इन्फेंट इज प्रोपोर्शनली लार्जर देन बॉडी वेट, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि जो इन्फेंट की बॉडी सरफेस होती है वो वेट के अकॉर्डिंग कैसी होती है, ज़्यादा होती है। बॉडी सरफेस एरिया जो होता है वेट के अकॉर्डिंग कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इस कारण से हमें ये मिलता है, ठीक है ना। तो लार्जर वॉल्यूम इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ ब्लड सेल्स एंड लार्जर अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन।
इन्फेंट में हम बात कर रहे हैं कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कैसा होता है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और बॉडी सरफेस से कंपेयर करेंगे तो उससे कम होता है, क्योंकि जो बेबी का जो इन्फेंट का जो बॉडी सरफेस होता है, इन्फेंट का जो बॉडी सरफेस होता है, इन्फेंट स्टेज में, इन्फेंट एज में जो उसका बॉडी सरफेस होता है वो वेट के से कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बॉडी सरफेस ऑफ इन्फेंट इज़ प्रोपोर्शनली लार्जर देन बॉडी वेट होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन साथ में बोलेंगे कि इसमें ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड सेल्स हैं उनका नंबर कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और साथ में कैसा होता है, प्लाज्मा का भी नंबर कैसा होता है, उसमें ज़्यादा मिलता है हमें। तो वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग ब्लड के वॉल्यूम की, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग हमने देखा, एंड एज के अकॉर्डिंग हमने देखा। आगे आखिर देखेंगे, यदि हम एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट की बात करेंगे तो उसमें 70 kg हम मानते हैं, और उसमें 5 लीटर ब्लड हम उसके बारे में बात करते हैं। एडल्ट स्टेज में क्या बात करेंगे, 70 kg एडल्ट बॉडी वेट मान सकते हैं, इतनी होनी चाहिए, और उस अकॉर्डिंग क्या है 5 लीटर क्या होता है उसमें ब्लड होता है, या ब्लड का वॉल्यूम उसमें होता है। एडल्ट की बात करेंगे तो इन्फेंट में ये आपको बताया मैंने, ठीक। आगे हम देखते हैं ब्लड वॉल्यूम में जो हम बात करें वेरिएशन की, तो 3rd नंबर में देखते हैं सेक्स। इन मेल ब्लड वॉल्यूम इज़ 7.5% हायर देन फीमेल। फीमेल और मेल में कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू सेक्स, तो मेल में क्या होता है 7.5% जो होता है ब्लड वॉल्यूम कैसा होता है, हायर होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इन मेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, यदि हम बात करते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम मेल में ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में, कितना 7.5%, लेकिन किस कारण से होता है, क्योंकि मेल में हाई नंबर में क्या मिलती हैं, ब्लड सेल्स मिलती हैं, लेकिन जो प्लाज्मा की वॉल्यूम की बात करेंगे वो दोनों में कैसा होता है, सेम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही आपको याद रखना है, मेल और फीमेल में ब्लड का वॉल्यूम हमें अलग अलग मिल सकता है। मेल में ज़्यादा होता है 7.5%, क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ब्लड सेल्स की नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयरली फीमेल, लेकिन जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, इसमें ज़्यादा होता है, मतलब सेम होता है, एक जैसा होता है, कैसे मेल और फीमेल में, ठीक है ना। आगे बात करेंगे प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे एक और बॉडी का मीन्स स्पेसिफिक जो इन्फेंट होता है, जो बेबी इसमें डेवलप होता है, उसके लिए भी प्रॉपर ब्लड की सप्लाई करनी होती है, प्रॉपर सर्कुलेशन करना होता है, उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की सप्लाई करनी होती है। तो ड्यू टू दिस रीज़न क्या होता है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा जो है दोनों के नंबर कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जो ब्लड का वॉल्यूम वो एक्चुअली किसका बना है, ब्लड सेल्स का बना है, प्लाज्मा का बना है। ये दोनों का नंबर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट प्लाज्मा वॉल्यूम इज मच ग्रेटर देन ब्लड सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रखना है, यदि हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करेंगे उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ब्लड सेल्स के कारण भी, प्लाज्मा के कारण भी, लेकिन ज़्यादा उसमें कौन इंक्रीज होता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होता है ब्लड सेल्स की तुलना में। प्लाज्मा वॉल्यूम इज मच ग्रेटर देन ब्लड सेल की बात करेंगे। आफ्टर डिलीवरी के बाद फिर क्या हो जाता है, ये फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, कम डिक्रीज हो जाता है वो। आगे बात करेंगे मस्कुलर एक्सरसाइज। कोई जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो जो मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें भी क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ड्यू टू, पहला रीज़न है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिस कारण से क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिक ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आरबीसी या ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि सभी को पता है स्प्लीन में जो होता है आरबीसी ग्रेवियार्ड कहलाता है स्प्लीन, उसमें आरबीसी का एक्यूमुलेशन होता है, ये आरबीसी उसमें रहती हैं, तो लार्ज नंबर में आरबीसी रहती हैं, तो जैसे ही स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें से लार्ज नंबर में जो आरबीसी रिलीज हो जाती हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन। एंड बोलेंगे इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड।
जब मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल कंडीशन की तुलना में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है, आरबीसी का लेवल कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। स्पेसिफिक आरबीसी का लेवल बढ़ेगा, आरबीसी का लेवल बढ़ेगा, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ब्लड के वॉल्यूम को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आरबीसी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, पोस्चर की बात करेंगे। इन इरेक्ट पोजीशन की बात करेंगे, अबाउट 15% डिमिनिशन ऑफ टोटल प्लाज्मा, मतलब टोटल प्लाज्मा जो होता है लगभग 15% कम हो जाता है। जैसे ही पोस्चर इरेक्ट होता है, खड़ी कंडीशन की बात करेंगे, जब खड़ा होगा कोई बंदा तो इरेक्ट कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड का जो प्लाज्मा है, टोटल प्लाज्मा की बात करेंगे, वो 15% कम हो जाता है। क्योंकि पासिस आउट इन टिश्यू स्पेस, क्योंकि उसमें से कुछ मात्रा में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ चले जाता है, प्लाज्मा कहाँ चले जाता है, टिश्यू स्पेस में चले जाता है। क्योंकि जैसे ही वो टिश्यू स्पेस में जाता है तो जो ब्लड के अंदर का जो प्लाज्मा है वो कम हो जाएगा। प्लाज्मा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो प्लाज्मा है एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है इसमें क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। यदि नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन होगा तो नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर होगा, नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर होगा तो जो ब्लड के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब जो ब्लड का में जो वाटर कंटेंट है वो भी क्या होता है, ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो वाटर कंटेंट होता है वो भी कैसा होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा मान लेते हैं तो ऑनकोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा और जो वाटर कंटेंट की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। और जो वाटर है ये ब्लड वेसल्स की कैपिलरी से क्या होगा, बाहर मूव हो जाएगा और कहाँ हो जाएगा, टिश्यू स्पेस में जाके जमा हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन भी कहाँ पर आ गए हैं, टिश्यू स्पेस में आ गए हैं, जिस कारण से यहाँ का जो प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वाटर भी कहाँ मूव हो जाएगा, टिश्यू स्पेस में चले जाएगा। ठीक है ना, ये भी एक कारण है। लेकिन टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी कैसा हो जाता है, कम वहाँ चले जाता है। ये एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है, जो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें कैसे हम देखते हैं, यदि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो लोअर ब्लड वॉल्यूम, हमें ब्लड वॉल्यूम कैसा मिलेगा, यदि बीपी इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम का कैसा होगा, लो मिलेगा, हमें कम मिलेगा। बिकॉज पासिंग आउट मोर फ्लूइड इनटू टिश्यू स्पेस। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है यहाँ से जो होगा, जो फ्लूइड होगा, जो वाटर कंटेंट होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, टिश्यू स्पेस में। जैसे ही बीपी राइज होगा, बीपी बढ़ेगा तो ब्लड में वाटर कंटेंट है वो ब्लड वेसल से निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, टिश्यू स्पेस में पहुँच जाएगा और वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यदि बीपी कम होता है तो ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि मोर फ्लूइड जो होता है फ्रॉम टिश्यू स्पेस से क्या होगा, टू कहाँ पर आएगा, ब्लड वेसल्स में, कहाँ पर आएगा, ब्लड वेसल्स में आता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो टिश्यू स्पेस है यहाँ से फ्लूइड कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल्स में जा रहा है, यहाँ से फ्लूइड यहाँ जा रहा है। फ्लूइड जो है या वाटर कंटेंट की बात करेंगे, वाटर कहाँ जा रहा है, टिश्यू स्पेस से ब्लड वेसल्स में जा रहा है। और यहाँ बात करेंगे तो वाटर कंटेंट कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल्स से टिश्यू स्पेस में जा रहा है। तो जैसे बीपी राइज होगा वॉल्यूम कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वाटर कंटेंट जो होता है ब्लड वेसल्स से कहाँ जाता है, टिश्यू स्पेस में चले जाता है। ब्लड का वाटर कहाँ चले जाएगा, टिश्यू स्पेस में चले जाएगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बीपी राइज होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मोर ब्लड जो होता है टिश्यू स्पेस से कहाँ चले जाता है, ब्लड वेसल्स में चले जाता है। और ब्लड वेसल्स में जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम मतलब वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, एल्टीट्यूड की बात करेंगे। एल्टीट्यूड में क्या होता है, एट हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे आप तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों, हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड मतलब चढ़ाई में आप जाएंगे, पहाड़ियों में जाएंगे आप,
हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है, मतलब क्या होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन बन जाती है। और जैसी बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, डिफेंस की प्रोसेस करने के लिए, डिफेंस की प्रोसेस मतलब हमारी बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन की जो हाइपोक्सिया कंडीशन बनी है उस हाइपोक्सिया की कंडीशन को कम करने के लिए या हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, ऑटोमेटिकली क्या करेगी, आरबीसी के नंबर्स कैसे कर देगी, बढ़ा देगी। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लड में आरबीसी होती हैं और आरबीसी कैसी होती हैं, टैक्सी लाइक वर्क करती हैं, जो लंग्स से ऑक्सीजन को लेती हैं और पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। मतलब जो हमारी आरबीसी है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैच करता है और पूरी बॉडी में जाके क्या करता है, सप्लाई करता है। लेकिन जैसी मेरी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सेल के ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर सेल के पास हाइपोक्सिया मिलता है या उसे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, तो हमारी बॉडी को मालूम चलता है स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू, और ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करेगी, लार्ज नंबर में टैक्सीज मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन क्या करेगी, बढ़ा देगी। जैसे आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में आरबीसी हमारे लंग्स के पास आएंगी, कैपिलरीज के पास आएंगी और लार्ज नंबर में ऑक्सीजन को लेंगी और जो हमारी बॉडी के टिश्यू को, सेल को जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसे क्या करेंगी, वो फुलफिल करेंगी। तो जब भी हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं हाइपोक्सिया होता है, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आरबीसी का नंबर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को क्या करना है, फुलफिल करना है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, यदि बॉडी में किसी भी कारण से हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब हो गया डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल हो गया, एनॉक्सिया मतलब यह ऑक्सीजन की कमी एकदम से हो रही है, एनॉक्सिया मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में किसी भी कारण से दो कंडीशन में मिलती है, ऑटोमेटिकली आरबीसी का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर वही कंडीशन हो जाएगी। आरबीसी लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बॉडी में हाई ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए लार्ज नंबर में हमारी बॉडी कर रही है, आरबीसी का प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि आरबीसी को बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हाइपोक्सिया हो गया है, तो बॉडी समझती है कि आरबीसी की संख्या कम हो गई है, तो इस कंडीशन क्या करेगी, वो लार्ज नंबर में आरबीसी का प्रोडक्शन करने लगेगी और वो लार्ज नंबर में जब आरबीसी बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली जो वो लार्ज नंबर में आरबीसी यहाँ लंग्स के पास आएंगी, एल्वोलाई के पास आएंगी और प्रॉपरली ऑक्सीजन वो कैच करेंगी और बॉडी के डिमांड वाले एरिया में या बॉडी की जो सेल हैं उनको ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई कराएंगी ताकि सेल इंजरी से बचा सकें, क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाएगा, बॉडी में सेल की डिमांड मतलब बॉडी में सेल की सप्लाई, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो सेल ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी, उसकी प्रोसेस कम होने लगेगी, सेल डेथ भी हमें मिल सकती है। तो उसे बचाने के लिए हमारी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है, इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी बढ़ता है और ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। आगे देखेंगे एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का इंजेक्शन यदि बॉडी में लगाते हैं तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि स्प्लेनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, स्प्लेनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। यदि हम किसी को एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी बॉडी में एक लाइफ सेविंग हार्मोन होता है, वो हमारी बॉडी में क्या करता है, स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे लार्ज नंबर में क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सकता है, क्योंकि लार्ज नंबर में आरबीसी वहाँ से रिलीज होती हैं, ब्लड सेल्स वहाँ से रिलीज होती हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वे वहाँ से रिलीज होती हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वेरिएशंस हैं ब्लड वॉल्यूम के, जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं और नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में भी ये क्वेश्चन हमें आते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने की हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है, वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करते रहते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम में बात करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम डिपेंड अपॉन, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है, मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो सर्कुलेटिंग ब्लड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड वॉल्यूम बोलते हैं, वो ब्लड वॉल्यूम का जो मेंटेनेंस है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, अ बैलेंस बिटवीन वाटर इनटेक
एंड वाटर लॉस। हमारी बॉडी से वाटर इनटेक और वाटर लॉस पर डिपेंड करता है। वाटर कितना ले रहे हैं, वाटर कितना लॉस हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। जो ब्लड का वॉल्यूम है उसका जो मेंटेनेंस है या जो उसको मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पहला जो है अ बैलेंस बिटवीन, उसे कौन मेंटेन करता है, बैलेंस बिटवीन वाटर इनटेक एंड वाटर लॉस, वाटर कितना हम ले रहे हैं और कितना लॉस कर रहे हैं। एंड सेकेंड बात करेंगे फ्लूइड इंटरचेंज, एडजस्टमेंट ऑफ फ्लूइड इंटरचेंज बिटवीन प्लाज्मा एंड टिश्यू स्पेस बाय कैपिलरी वॉल। ठीक है ना। कैपिलरी वॉल जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में एक पार्ट होता है कैपिलरी वाला पार्ट होता है। ठीक है ना। वो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरी पार्ट होता है, वो मोर परमिएबल होती हैं। जो कैपिलरीज होती है उनकी जो वॉल होती है मोर परमिएबल होती है, और वो परमिएबिलिटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लूइड के इंटरचेंजेस के लिए। मतलब जो ब्लड वेसल्स वॉल है, ये जो कैपिलरी वॉल है, इस कैपिलरी वॉल से जो है ये फ्लूइड के इंटरचेंजेस जो है उस पे डिपेंड करता है, या उस पर डिपेंड होता है, या वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, किसने मेंटेन करने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को। तो ब्लड वेसल्स वॉल के अंदर प्लाज्मा है और इधर यार टिश्यू स्पेस है। ये ब्लड वेसल्स वॉल है, यहाँ पर प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इसमें ब्लड सेल्स हैं, ये टिश्यू स्पेस है। तो इन दोनों के बीच में जो कैपिलरी की जो वॉल है ये परमिएबल होती है, और इस ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में, और ब्लड वेसल्स भी डिफरेंट वैरायटीज़ की होती हैं, और उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट मोर परमिएबल जो एरिया होता है वो कहलाता है कैपिलरी पार्ट कहलाता है। और उस कैपिलरी पार्ट से ही क्या होता है, जो कुछ होता है फ्लूइड का इंटरचेंज हमें मिलता है, और फ्लूइड का जो इंटरचेंज है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हेल्प करता है किसको मेंटेन करने के लिए, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। जो मैंने आपको ब्लड प्रेशर में बताया था, जो फ्लूइड जा रहा है ब्लड वेसल्स से टिश्यू स्पेस में, टिश्यू स्पेस से ब्लड वेसल्स में, वो एग्जैक्टली कहाँ से जा रहा है, कैपिलरी वॉल, जो जहाँ पर कैपिलरीज हैं उसकी वॉल से ये एक्सचेंज हो रहा है, ये मोर परमिएबल होती हैं। ठीक है ना। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम को जानना है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के वॉल्यूम को जो रेगुलेट करता रहता है लगातार, जो हम वाटर इनटेक ले रहे हैं और जो वाटर लॉस कर रहे हैं उस पे है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर और जो टिश्यू स्पेस है इनके बीच में जो इंटरचेंज हमें मिलता है किसका, फ्लूइड का, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फ्लूइड चेंज हमको कहाँ मिल रहा है, एग्जैक्टली कैपिलरी परमी, जो कैपिलरी वॉल है वहाँ से मिलता है। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं ऑलवेज टाइम हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। तो आज का आपको याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है 5 लीटर है, उस वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जितना हम वाटर ले रहे हैं, इनटेक और एंड लॉस की बात करें। सेकंड जो है इंटरचेंजेस किसके बीच में मिल रहा है, बिटवीन प्लाज्मा, मतलब ब्लड जो वेसल्स है उसके अंदर जो ब्लड है उसकी बात कर रहे हैं, एंड टिश्यू स्पेस, उनके इसमें कितना एक्सचेंज हमें मिल रहा है। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम में आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो हेल्प करता है ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करने में। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन की प्रोसेस, एंड स्टेट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी वॉल की जो परमिएबिलिटी है। ठीक है ना। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन एंड परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए। यदि हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने इसके पहले भी आप देखेंगे, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स वॉल में, जो ब्लड वेसल्स वॉल है वहाँ से जो फ्लूइड है वो मूव होके कहाँ आ जाता है, टिश्यू स्पेस में आ जाता है,
या हम बोलते हैं इसे इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, टिश्यू स्पेस बोलते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, वहाँ पे आने लगता है और क्या करता है, वो ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो ब्लड वेसल्स वॉल होती है, तो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें ब्लड होता है और ब्लड में क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन में जो स्पेसिफिक होता है एल्ब्यूमिन होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन से मतलब एल्ब्यूमिन से फॉर्म होता है। ठीक है ना, और ये एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर को वो नॉर्मल बना के रखेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस ब्लड में जो वाटर कंटेंट है वो नॉर्मल होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें प्रॉपर्टी होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वो वाटर को इस ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड में वाटर को होल्ड करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लूइड को या ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए फ्लूइड की हेल्प से या वाटर की हेल्प से। डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है ये भी आपको पता होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, फ्लूइड मूव करता है, उस प्रोसेस की हेल्प से करता है। एंड परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो कैपिलरी वॉल है वहीं से जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स वॉल से इंटरस्टिशियल स्पेस में, टिश्यू स्पेस में, एंड टिश्यू स्पेस से जो ब्लड वेसल्स वॉल के अंदर के फ्लूइड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कैपिलरी वॉल होती है वो परमिबिलिटी उसमें होती है, जो ब्लड वेसल्स वॉल में जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में या टिश्यू स्पेस में आता है। टिश्यू स्पेस का जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स में आता है। ठीक है, इंटरचेंज होता है फ्लूइड का, कहाँ से होता है, कैपिलरी वॉल से, और वो डिपेंड किस पे होता है, परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो चार मोस्ट फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेट करने के लिए, टाइम के अकॉर्डिंग की चेंज होता रहता है और फ्लूइड को मैनेज करता रहता है। ठीक, आगे बात करेंगे फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। आगे देखेंगे टिश्यू स्पेस। जो टिश्यू स्पेस होते हैं आपको पता होना चाहिए, ये ब्लड वेसल्स वॉल है, ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और ये वाला जो स्पेस है ये कौन सा स्पेस है, टिश्यू स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये बहुत सारे फ्लूइड को एक्यूमुलेट कर सकता है या बहुत सारे फ्लूइड को स्टोर कर सकता है। ठीक है ना, ठीक है, एक रिजर्वायर के रूप में वर्क कर सकता है या रेडी रिजर्वायर, हमेशा मतलब बना बनाया एक रिजर्वायर होता है, रेडी रहता है हमेशा। जब एक्सेसिव ब्लड का वॉल्यूम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो फ्लूइड होता है वो कहाँ जाएगा, टिश्यू स्पेस में जाएगा, क्योंकि टिश्यू स्पेस जो होता है ऑलवेज टाइम क्या है, रिजर्वायर के रूप में वर्क करता है या रेडी रिजर्वायर के रूप में वर्क करता रहता है। उसमें बहुत सारी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। ठीक है ना, तो ब्लड का वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होता है, ब्लड का वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो हमें नॉर्मल करना होगा, हमारी बॉडी इसको नॉर्मल करेगी। तो जैसे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा हमारी बॉडी क्या करेगी, ब्लड के वॉल्यूम को नॉर्मल करने के लिए मोर फ्लूइड जो है उसे मूव करेगी फ्रॉम प्लाज्मा मतलब ब्लड वेसल्स वॉल से, ब्लड वेसल्स से यहाँ से क्या करेगी, बहुत सारे फ्लूइड को कहाँ पहुँचाएगी, टिश्यू स्पेस में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है हमारी बॉडी स्पेसिफिक मैकेनिज्म करके इस ब्लड वेसल्स वॉल में या ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है सर्कुलेट हो रहा है जिसका वॉल्यूम बढ़ गया है उसमें से फ्लूइड को कहाँ मूव करेगी, टिश्यू स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करवा देगी और यहाँ के वॉल्यूम क्या कर देगी, मैनेज कर देगी। जब ब्लड बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है, एंड जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तब क्या होता है, मोर जो फ्लूइड है मूव होता है टिश्यू स्पेस से कहाँ पर, प्लाज्मा में, या हम बोलेंगे बहुत सारा जो फ्लूइड है वो टिश्यू स्पेस से कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है या ब्लड में
मूव होता है जब ब्लड का वॉल्यूम कैसा होता है, कम हो जाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ से फ्लूइड कहाँ पर आएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा। और जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तब क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स से बहुत सारा फ्लूइड निकल कहाँ पर जाएगा, टिश्यू स्पेस में आ जाएगा। और इन दोनों प्रोसेस से क्या करेगा, वो ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करेगा। लेकिन ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये एग्जैक्टली कैपिलरी वॉल से होता है। जो ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरी वॉल है वो परमीबल होती है और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को करके क्या करेगा, ये फ्लूइड का इंटर एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करता रहेगा, रेगुलेट करता रहेगा। ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं जो वाइटामिन हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेसिफिक वाइटामिन सी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय कंट्रोलिंग परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारी ब्लड वेसल्स में जो कैपिलरी पार्ट होता है, जो कैपिलरी की वॉल होती हैं, जहाँ जहाँ कैपिलरीज होती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटरचेंज ऑफ फ्लूइड के लिए, फ्लूइड को इंटरचेंज करने के लिए। मतलब ब्लड वेसल्स से टिश्यू स्पेस में और टिश्यू स्पेस से ब्लड वेसल्स में इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्यों करती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स वॉल की जो कैपिलरी की वॉल होती है वो कैसी होती है, परमिएबल होती है। और इस परमिएबिलिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी भी जो है, स्पेसिफिकली विटामिन सी जो है वो रोल प्ले करता है बाय कंट्रोलिंग परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल, और इस परमिबिलिटी को मेंटेन करके वो ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करता है। आगे बात करेंगे एंडोक्राइंस। एंडोक्राइन जो होता है या एंडोक्राइन फैक्टर जो होते हैं, या एंडोक्राइन में बात करेंगे कुछ हार्मोन्स। एंडोक्राइन मतलब हो गया कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन करके ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए। पहले हम देखते हैं एंटी डायरेटिक फैक्टर्स या एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एडीएच निकलता है और कंट्रोल करता है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडीएच जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को के एक्सक्रीशन को। हमारी जो किडनी है वो रेगुलरली क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है। आपको पता होना चाहिए हमारी जो किडनी है 24 आवर में 180 लीटर 180 लीटर यूरिन फॉर्म करती है या वाटर को फिल्टर करती है 180 लीटर, लेकिन उसमें से 180 लीटर पर डे करती है। ठीक है, लेकिन 178.5 से 179 लीटर जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और 1 से 1.5 लीटर जो होता है यूरिन फॉर्म होता है। इतना वाटर फिल्टर हो रहा है लेकिन ये रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। यदि पूरा का पूरा ये फिल्टर हो जाएगा तो हमारी बॉडी का जो ब्लड का वॉल्यूम ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, वो बॉडी का ब्लड का जो वॉल्यूम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी में स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं, एडीएच जो हार्मोन्स होता है, स्पेसिफिक हार्मोन्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। एग्जैक्टली ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल करता है, सोडियम मॉलिक्यूल को रीएब्जॉर्ब करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रीएब्जॉर्ब कर लेगा। एंड जो 178.5 टू 179 लीटर जो होता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और 1 से 1.5 जो लीटर है वो यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है ना। और ये इससे रीएब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड के वॉल्यूम का करता रहता है, मैनेज करता है। और जो एडीएच है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और किडनी में जाता है, नेफ्रॉन में जाता है, और नेफ्रॉन में जाकर ये सोडियम का रिटेंशन या सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है, जिससे वाटर रीएब्जॉर्ब होता है और हमारी बॉडी का वॉल्यूम मेंटेन रहता है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के एक्सक्रीशन का फ्रॉम किडनी। ठीक है ना। इसी प्रकार एक और दूसरी ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ये स्पेसिफिक हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन से रिलीज करती है, और ये पैराथायराइड हार्मोन जो रिलीज करेगी ये स्पेसिफिक इफेक्ट डालता है किस पे, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, बॉडी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे, या बॉडी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, ह्यूमन बॉडी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए वन एंड ओनली हार्मोन होता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है। और ये जो कैल्शियम होता है ये भी ब्लड वेसल्स वॉल की परमिबिलिटी पर चेंज लेके आता है, परमिबिलिटी को चेंज कर सकता है। तो जो हमारी बॉडी का जो पैराथायराइड हार्मोन है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करता है, मेंटेन बना के रखता है,
नॉर्मल बना के रखेगा, जिससे ऑटोमेटिक जो ब्लड वेसल्स वॉल की जो परमिबिलिटी है वो नॉर्मल रहेगी, एंड कंट्रोल करता है रेट ऑफ इंटरचेंज बिटवीन प्लाज्मा एंड टिश्यू स्पेस। मतलब ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर और जो टिश्यू स्पेस है इसके बीच में जो इंटरचेंज हो रहा है, इस इंटरचेंज को क्या करता है, मेंटेन करता है। और इस परमिबिलिटी को कौन मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, कैल्शियम करता है। और कैल्शियम को कौन कंट्रोल करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। यदि पैराथायरॉयड हार्मोन डिस्टर्ब होगा तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो परमिबिलिटी कैसे चेंज हो जाएगी, और परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी तो जो इंटरचेंज का जो रेट है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, वहाँ से स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बना के रखते हैं, नॉर्मल करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो परमिबिलिटी को मेंटेन करता है और फाइनली ब्लड वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, पैराथायरॉयड हार्मोन्स। तो पहला है एडीएच हार्मोन, दूसरा है पैराथायरॉयड हार्मोन्स। तीसरी बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एक स्पेसिफिक हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन, जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम किडनी से, नेफ्रॉन से सोडियम मॉलिक्यूल के रीएब्जॉर्प्शन पे। ये सोडियम मॉलिक्यूल का रिएब्जॉर्प्शन करेगा तो वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन करेगा और ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जैक्टली ये है हार्मोन्स रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होती है हमारी बॉडी में, जो स्पेसिफिक कंडीशन में ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में एल्डोस्टेरोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और हेल्प करता है टू रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए 3 स्पेसिफिक एंडोक्राइन हार्मोन्स है। पहला एडीएच, दूसरा है आपका क्या, पैराथायरॉयड ग्लैंड या पैराथायरॉयड हार्मोन, और नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है ना। एडीएच और जो एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन है, दोनों जो है एग्जैक्टली किडनी के नेफ्रॉन में वर्क करते हैं, सोडियम का रिटेंशन करते हैं, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, जो वॉल्यूम ब्लड में जाता है, ब्लड जो रीअब्जॉर्ब वाटर है वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज कर देता है। ठीक है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आगे देखेंगे थर्स्ट। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर रिप्लेसिंग रिड्यूस वॉल्यूम इन द फिनोमेना ऑफ थर्स्ट। ठीक है ना। यदि हमारी बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है या बॉडी के अंदर ब्लड में फ्लूइड या वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो हमारे थर्स्ट सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और हमें थर्स्ट मतलब प्यास को बढ़ाते हैं, और जिससे हम अधिक मात्रा में वाटर इनटेक करेंगे जो हमारी बॉडी के ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, वाटर कंटेंट कम होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है वो ब्रेन में थर्स्ट सेंटर्स को क्या करते हैं, जो प्यास वाले सेंटर्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है और जो हमारी बॉडी में प्यास को बढ़ा देता है। जिससे थर्स्ट इज फेल्ट, प्यास बढ़ जाएगी, उस प्यास की उसकी इच्छा होगी और वो ठीक है वाटर को लेगा और वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड बिकम ठीक है कम होगा, लो होगा, तो ऑटोमेटिक थर्स्ट बढ़ जाएगी, थर्स्ट फेल्ट होगी और आप पानी अधिक से अधिक पिएंगे और ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी में 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट कर रहे हैं, लगातार रेगुलेट करते रहते हैं। मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में, सभी की बॉडी में लगातार रेगुलेट करते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर्स बताया मैंने आपको, ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन एंड फैक्टर्स बताया मैंने आपको, ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन एंड परमिबिलिटी ऑफ वॉल की बात किया। सेकेंड बात है टिश्यू स्पेस की बात किया मैंने, कैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कैसे होगा। फिर हमने देखा विटामिन सी, ये भी क्या करेगा, परमिबिलिटी को मेंटेन करेगा, कैपिलरी परमिबिलिटी को मेंटेन करेगा। वहाँ से जो क्या होता है वाटर मतलब या फ्लूइड इंटरचेंज होता है उसको मैनेज करेगा। कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, एडीएच होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स है एंड एल्डोस्टेरोन है। एंड थर्स्ट जो होता है ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है, बॉडी में स्पेसिफिक फिनोमेना होती है जो रेगुलरली हमारी बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को मैनेज करती रहती है। हमें थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट करता है और थर्स्ट से हम ज़्यादा पानी पिएंगे और वॉल्यूम मैनेज हो जाएगा। ठीक है। तो ये मोस्ट 5 फैक्टर्स हैं। आगे बात करेंगे कॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो ब्लड वॉल्यूम को कम करता है। पहला है लॉस ऑफ होल ब्लड या हैमरेज। यदि किसी को हैमरेज हो जाए
ठीक है, इंजरी हो जाएगी, इंजरी होगी तो ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी, ब्लड वेसल रप्चर होंगी तो वहाँ से ब्लड लॉस होगा, इसे हम बोलेंगे हेमरेज बोलते हैं। यदि किसी की बॉडी से ब्लड लॉस होगा, हेमरेज होगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड लॉस होगा, हेमरेज होगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, वाटर कंटेंट भी रिलीज होगा एंड ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड, डिक्रीज आरबीसी, यदि आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा, आरबीसी काउंट कम हो जाएंगे, आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा तब भी, क्योंकि आरबीसी जो होता है वो ब्लड के वॉल्यूम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक छोटा पार्ट होता है, ठीक है, और वो ब्लड का वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए या ब्लड के वॉल्यूम को बनाने के लिए आरबीसी रिस्पॉन्सिबल होगा। यदि आरबीसी कम हो जाएंगी दैट मीन्स एनीमिया होगा, तब भी क्या होगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम मिलेगा हमें। आगे बात करेंगे लॉस ऑफ प्रोटीन। लॉस ऑफ प्रोटीन, यदि हमारी बॉडी से प्रोटीन लॉस होता है, स्पेसिफिक बात करेंगे यूरिन से जब प्रोटीन लॉस होता है, स्पेसिफिक एल्ब्यूमिन लॉस होता है, और ये एल्ब्यूमिन जब लॉस होगा एग्जैक्टली कब होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिजीज़ होती है किडनी में, क्रोनिक डिजीज़ होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, नेफ्रोटिक डिजीज़ होती है, नेफ्रॉन की डिजीज़ होती है, जिस कारण से क्या होता है, लगातार यूरिन से प्रोटीन लॉस होगा। जब प्रोटीन लॉस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड से प्रोटीन का लेवल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रोटीन का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोटीन लॉस हो रहा है ब्लड से तो ब्लड में प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन लॉस हो रहा है, एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है। एल्ब्यूमिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, क्या बनाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ये बनाता है किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को होल्ड करने का, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। यदि नॉर्मल प्रोटीन होगा तो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो वाटर जो होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर नॉर्मल होगा, ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड जो ब्लड में जो वाटर कंटेंट है वो एग्जैक्टली क्या होगा, इस ब्लड वेसल्स से निकल कर कहाँ पहुँच जाएंगे, टिश्यू स्पेस में पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वाटर जो होगा इस ब्लड वेसल्स वॉल, ये ब्लड वेसल्स के अंदर से इस ब्लड वेसल्स वॉल को क्रॉस करके कहाँ पर जाएंगे, टिश्यू स्पेस में आ जाएगा वाटर कंटेंट, और वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो गया है, कम हो गया है, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ का ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी हमारी बॉडी से प्रोटीन लॉस होगा, बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन का लॉस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और फाइनली जो वाटर है वो टिश्यू स्पेस में पहुंच जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। हम वो देख रहे हैं। आगे बात करेंगे लॉस ऑफ वाटर। यदि ब्लड वाटर का बॉडी से लॉस हो जाता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तब भी हमारी बॉडी से एक्सेसिव क्या होता है, वाटर लॉस होता है, तब भी हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम। एंड लास्ट में पोस्चर, मैंने आपको बताया था, इरेक्ट कंडीशन में ऑटोमेटिकली क्या होता है, लगभग 15% क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि 15% वॉल्यूम इसलिए कम होता है क्योंकि कुछ मात्रा में जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, आपका जो है ब्लड वेसल्स वॉल या ब्लड वेसल से कहाँ जाता है, टिश्यू स्पेस में आ जाता है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो लॉस ऑफ होल वाटर, हैमरेज, एनीमिया, डिक्रीज आरबीसी, लॉस ऑफ प्रोटीन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है ना। लॉस ऑफ वाटर की बात करेंगे, पोस्चर जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 फैक्टर्स हैं या 5 कॉज रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के वॉल्यूम को कम करने के लिए। आगे बात करेंगे ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर राइज होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे मस्कुलर एक्सरसाइज की बात की थी मैंने आपको। जब मस्कुलर एक्सरसाइज होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में मसल्स के कारण क्या होता है, स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऑटोमेटिकली ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इमोशनल एक्साइटमेंट की कंडीशन में भी क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में बताया था मैंने आपको, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में क्या होता है, आरबीसी के नंबर भी बढ़ता है एंड प्लाज्मा प्रोटीन भी बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आगे देखेंगे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, इस कंडीशन में भी क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता है, बॉडी को लगता है कि वॉल्यूम कम है, तो ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा जो लॉस ऑफ वाटर था उसका रिटेंशन होता है, यूरिन
सभी जो एक्स्ट्रा जो यूरिन 1.1 से 1.5 लीटर जो यूरिन पास होने वाली थी वो भी पास नहीं हो पाती, वाला वॉल्यूम भी हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। हमारी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी क्या हो जाता है, हमें इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम मिलता है। जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कभी हम पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली उसमें आपको पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं कि भाई कैसे हाउ टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वो आपको देखा बताऊंगा। एंड लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन्स है, स्पेसिफिक हार्मोन्स है, भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये है ब्लड के वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए फैक्टर कॉज हैं और ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए कॉजेज हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो एग्जाम में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम के रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको आना चाहिए। ये मैंने आपको बताया, विथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्लिनिक में भी ये हमें बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक, नंबर की जो प्रॉपर्टी है किसकी, ब्लड की, वो है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किस चीज़ के लिए, डिटरमाइन पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में हमें ब्लड फ्लो का यदि पेरिफेरल रेजिस्टेंस को यदि हमको डिटरमाइन करना है या पेरिफेरल रेजिस्टेंस को का निर्धारण करना है या पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बनाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, ब्लड फ्लो का पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना, या उससे प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, या ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड वेसल्स वॉल में। ब्लड वेसल्स वॉल में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसे डिटरमाइन करने के लिए, उसे इस पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विस्कोसिटी। और इससे डिटरमाइन करने के लिए भी किसका हम यूज़ करेंगे, विस्कोसिटी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हेल्प टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ये मेंटेन करता है, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी आप याद करोगे विस्कोसिटी जो है ब्लड की, वो हेल्पफुल होती है किसके लिए, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, ब्लड के फ्लो के पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ह्यूमन ब्लड जो होता है 5 टाइम मोर, 5 गुना 5 टाइम मोर विस्कस होता है, गाढ़ा होता है डिस्टिल वाटर। मोस्ट टाइम पे आपको याद रखना है, डिस्टिल वाटर की तुलना में ये 5 गुना बढ़ना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसकी तुलना में 5 गुना कैसा होता है, ये गाढ़ा होता है या विस्कस होता है। विस्कोसिटी देख रहे हैं, मतलब उसमें गाढ़ापन के बारे में बात करें हम लोग। आगे बात करेंगे कि विस्कोसिटी ड्यू टू ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण होती है। जो विस्कोसिटी है वो किस कारण से उसमें होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स, जो ब्लड में ब्लड सेल्स हैं और जो उसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एंड प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेक्टिन। इस कारण से क्या होता है, जिसका गाढ़ापन है विस्कोसिटी उसकी होती है, ठीक है ना। एंड विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा इज लेस देन होल ब्लड। आगे बात करेंगे, यदि हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे और प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा जो है, विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा इज लेस देन होल ब्लड की तुलना में जो प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी होती है वो कैसी होती है, लेस होती है, कम होती है। आगे बात करेंगे, विस्कोसिटी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के अमाउंट पे करती है, नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ ब्लड सेल्स पे करती है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्स पे करती है, एंड CO2 टेंशन पे डिपेंड करती है। जो विस्कोसिटी है वो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट कितना है, जो उसमें ब्लड सेल्स हैं उनका नंबर कितना है, ब्लड सेल्स का वॉल्यूम मतलब साइज से मतलब हम बात कर रहे हैं उनके साइज़ कैसे हैं, और दूसरा लास्ट है CO2 टेंशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेंशन है उस पर ये डिपेंड करती है। आगे बात करेंगे विस्कोसिटी कब कब इंक्रीज होती है, ब्लड की जो विस्कोसिटी है कब कब इंक्रीज होती है, एसिडोसिस, जब बॉडी में क्या हो जाए, एसिडोसिस हो जाए, स्पेसिफिक ब्लड में क्या मिल जाए हमें,
एसिडोसिस मिल जाए या H+ आयन का नंबर बढ़ जाए, एसिडोसिस की प्रोसेस हो जाए, तब होगा। दूसरा बोलेंगे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या हो गया, जब शुगर का लेवल ब्लड में कैसा हो जाए, शुगर का लेवल ब्लड में कैसा हो जाए, बढ़ जाएगा, तब हमें विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा ब्लड। हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल कैसा हो जाए, बढ़ जाए, तब हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। पॉलीसाइथीमिया, जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कैसा हो जाए, बढ़ जाए, तब हमारा ब्लड कैसा हो जाए, गाढ़ा हो जाएगा। आगे है साइनोसिस। साइनोसिस हो जाए तब हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में क्या होने लगे, साइनोसिस होने लगे, मतलब ब्लूइश कलर हमें बॉडी में मिलने लगे, ठीक है ना। तब हमें क्या मिलेगा, विस्कोसिटी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इक्टेरस मिले, मतलब जॉइंटिस वाली जो कंडीशन है, इक्टेरस जिसे हम बोलते हैं वो, तब हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और लास्ट है डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होता है, ब्लड गाढ़ा होता है। तो ब्लड कब कब गाढ़ा हो रहा है, एसिडोसिस मिले हमको ब्लड में, हाइपरग्लाइसीमिया मिले, हाइपर कैल्सीमिया मिले और ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, पॉलीसाइथीमिया मिले, ठीक है ना, साइनोसिस मिले एंड इक्टेरस मिले, लास्ट में डायबिटीज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जब क्या होता है, विस्कोसिटी कैसे हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ब्लड की। आगे देखेंगे हम लोग, विस्कोसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है ब्लड की कब होगी, एनीमिया, मतलब आरबीसी का काउंट कैसा हो जाता है, कम हो जाएगा, तो थोड़ा ब्लड पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है एनीमिया में। फीवर में टेम्परेचर राइज होता है, तब हो सकता है, तब होता है। एक्सरसाइज करेंगे तब होता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। एडिमा की कंडीशन में क्या होता है, विस्कोसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। लिम्फेटिक ल्यूकेमिया किसी को हो जाए तब हमें क्या मिलता है, विस्कोसिटी कम मिलती है। मलेरिया में कम मिलती है। और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब जो फीवर उन्होंने बात की थी, टेम्परेचर इसमें भी इंक्रीज होता है, तब हमें क्या मिलता है, विस्कोसिटी कैसे मिल जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ब्लड गाढ़ा नहीं होता, ब्लड पतला हो जाता है। एनीमिया, फीवर, एक्सरसाइज, एडिमा, लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, मलेरिया, इंक्रीज टेम्परेचर में, ठीक है ना। आगे बात करेंगे रिएक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो पीएच होता है 7.36 टू 7.45 होता है, 7.36 टू 7.45 होता है, लेकिन एवरेज में बात करेंगे 7.4 होता है। कैसा होता है, एल्कलाइन इन नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, एल्कलाइन इन नेचर का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चन बनता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, लेकिन कितना होता है, 7.4 होता है। किसका, ब्लड का पीएच या रिएक्शन ऑफ ब्लड की जो हम बात करते हैं। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ब्लड की, जो आपको आनी चाहिए। एग्जाम के हिसाब से भी सब प्रॉपर्टी की इंडिविजुअली शॉर्ट नोट्स में आ सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब के भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है वो भी थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक।